ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। बुध 12 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। गरम जोश मुआनके और कहकहों के तबादले के बाद रवां हफ्ते ट्रंप मोदी की मुलाकात में कौन से अहम मामलात और मसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। He actually speaks very good English. We just don't want to talk. I think that you should let us. IDF को गजा में फौज जमा करने का हुक्म। सनीचर तक यरगमाली रिहा ना हुए तो जंग बंदी मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू का अल्टीमेटम। The decision that I passed unanimously in the cabinet is this. If Hamas does not return our hostages by Saturday noon, the ceasefire will end, and the military will return to intense fighting until Hamas is finally defeated. हमास का कहना है कि ट्रंप के बयानात नस्ल परस्ताना है। गाजा से फलस्तीनियों को निकालने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Hamas will find out what I mean. मजीद ये कि IMF वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, क्या ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या कर्ज मुआहिदे की मजबूरी। पाकिस्तान की जुडिशरी, लोग कहते हैं जी क्यों मिले हैं। देखिए, पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखती है कि इसने पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हैं उसमें इंटरफेयर। और ये भी कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। और ये भी कि कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक। इंसानी स्मगलर अपने शिकार को पहले लीबिया क्यों भेजते हैं। और सुनिए दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पर बसंत पंचमी के अनोखे जश्न के बारे में। और मावरा हुसैन की फ्लॉप फिल्म सनम तेरी कसम ने इंडिया में दोबारा रिलीज पर 3 दिन में 25 करोड़ का बिजनेस कैसे किया। मेरा जाना मेरी जिंदगी से नहीं, मेरी रूह से सांसें खींच ले गया। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। रवां हफ्ते जब इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौराए अमेरिका पर वाशिंगटन पहुंचेंगे और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो उनके दरमियान गरम जोश मुआनके और मुस्कुराहटों का तबादला तो होगा ही, लेकिन ये मुलाकात महज यहाँ तक महदूद नहीं होगी। गुज़िश्ता बरसों के दौरान ट्रंप और मोदी के दरमियान मजबूत ज़ाती ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं, जिसका इजहार हाई प्रोफाइल मीटिंग्स और दोनों रहनुमाओं के मुख्तलिफ फोरम्स पर इकट्ठा नजर आने से होता है। सन 2017 में वाशिंगटन में होने वाली उनकी पहली मुलाकात के बाद से उनका बाहमी ताल्लुक काफी मजबूत हुआ है। इसके बाद इन दोनों रहनुमाओं ने ह्यूस्टन और अहमदाबाद में मुनक़दा बड़ी रैलियों में मुश्तरका तौर पर शिरकत की थी। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message to every citizen across this nation. America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. इसके अलावा वो कई दीगर मौके पर खुशगपियां करते भी नजर आए हैं
उनके दरमियान की केमिस्ट्री मुश्तरका आलमी नजरियात, सियासत और चीन का मुकाबला करने के बाहमी स्ट्रेटेजिक फोकस से जन्म लेती है। दोनों ममालिक के लिए चीन एक ऐसी तशवीश है जिसने अमेरिका और इंडिया की वसी तर शराकतदारी को मजीद मजबूत किया है, और इसमें हैरत की कोई बात नहीं कि ट्रंप ने अगरचे मुतअद्दिद मौके पर इंडिया को तो तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी पर तनकीद नहीं की। इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो मोदी के इस दौरे अमेरिका के दौरान दोनों रहनुमा मुमकिन तौर पर अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो पहले ही काफ़ी अच्छी है, कि अगले मराहिल के खद्दो-खाल पर बातचीत में वक्त गुजारेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप इंतज़ामिया के कई अराकीन के साथ साथ अमरीकी कारोबारी शख्सियात और इंडियन नियाद अमरीकी कम्युनिटी के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात स्पेस एक्स और टेस्ला के सरबराह इलॉन मस्क से भी हो सकती है। मोदी इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे को फ़रोग देने के ख़्वाहां हैं, और अगर इलॉन मस्क इंडिया में टेस्ला की फैक्ट्री कायम करने का इंदिया देते हैं तो ये उनके लिए एक खुश आइंद बात होगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दुगान पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल यानी HLSCC के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्की के सदर 12 से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर उर्दुवान के हमरा आला सतह का एक वफ्द भी है, जिसमें वज़रा, सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदे शामिल हैं। तर्जुमान के बयान के मुताबिक सेशन के इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया और मुतअद्दिद अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास सनीचर की दोपहर तक हमारे यरगमालियों को वापस नहीं करती तो जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म कर दिया जाएगा और IDF दोबारा से शदीद लड़ाई का आगाज करेगी, जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। The decision that I passed unanimously in the cabinet is this. If Hamas does not return our hostages by Saturday noon, the ceasefire will end, and the military will return to intense fighting until Hamas is finally defeated. तकरीबन 4 घंटे तक काबीना इजलास की सदारत के बाद नेतन्याहू का कहना है कि हमास की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और हमारे यरगमालियों को रिहा ना करने के फैसले की रोशनी में मैंने कल रात IDF को हुक्म दिया कि वो गजा की पट्टी के अंदर और उसके इर्द गिर्द फौज जमा कर लें। इसराइली वजीर आज़म का कहना है कि इजलास के दौरान हम सब ने सदर ट्रंप के सनीचर की दोपहर तक यरगमालियों की रिहाई के मुतालबे और गजा के मुस्तकबिल के लिए सदर के इनकलाबी वियन का खैर मकदम किया है। Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Hamas will find out what I mean. दूसरी जानिब उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को बेघर किए बगैर गजा की तामीर नो और वहाँ संगीन इंसानी सूरत हाल से निमटना सबकी पहली तरजीह होनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर शाह उर्दन की पोस्ट में कहा गया है कि अमरीकी सदर के साथ अपनी मुलाकात में उन्होंने 2 रियासती हल के लिए अपने मुल्क के अज़म पर जोर दिया है और इसे इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक नुक्ता-ए नज़र समझा है। एक्स पर शाह उर्दन ने मजीद लिखा कि मैंने सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के खिलाफ उर्दन के साबित कदम मौक़िफ़ का इयादा किया है और ये अरब ममालिक का इज्तिमाई मौक़िफ़ है। जबकि दूसरी जानब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यरगमालियों की रिहाई के लिए सिनेचर की डेड लाइन देने और बसूरत दीगर मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी के जवाब में हमास का कहना है कि वो जंग बंदी के मुआहिदे पर कायम है। एक बयान में हमास ने तामीर नौ के बहाने गजा की पट्टी से शहरियों की नकल मकानी से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को एक बार फिर मुस्तरद किया है। हमास ने ट्रंप के बयानात को नस्ल परस्ताना करार दिया है और कहा है कि गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा।
हमास तहरीक उस वक्त तक जंग बंदी के मुआहदे पर कायम है जब तक कि इसराइल इसकी पासदारी करता रहेगा। ग्रुप का मजीद ये भी कहना है कि यह मुआहदा दीगर ममालिक की सालसी में बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने हुआ है। हमास का यह भी कहना है कि इसराइल अपने वादों पर कायम रहने में नाकाम रहा है और मुआहदे पर अमल दरामद और यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर की तमाम तर जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मंगल की दोपहर पाकिस्तान के दौरे पर आए आलमी मालियाती इदारे यानी IMF के 6 रुकनी खसूसी वफ्द ने मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक IMF के वफ्द ने जोएल की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया गया है। मंगल को तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के बाद साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने बताया कि मैंने IMF के वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया है। वफ्द ने कहा, मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि IMF के वफ्द ने कहा, हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने साफियों को गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि मैंने IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। यह हमारा काम नहीं है, आपको सारी तफसीलात बताई जाएं। मगर सवाल ये है कि आखिर इस मुलाकात का फिर मकसद क्या था। माहिरीन की राय इस हवाले से मुनक़सम है। ताहम हुकूमत के ख्याल में ये IMF की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है और वफद पाकिस्तान से होने वाले ताज़ा कर्ज मुआहदे के तहत ही अपने जायज़ा मिशन पर है और इदारों और उनके सरबराहान से मुलाकातें कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अंदर की खबर रखने वाले मुजम्मिल सोहरवर्दी। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या था। मुजम्मिल सोहरवर्दी। तो मैं समझता हूं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी मुलाकात थी कि जुडिशरी उस हवाले से क्या सोचती है, आगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी जुडिशरी उस पर दोबारा इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज क्या हैं, और जो टैक्सेशन गवर्नमेंट करती है उसके ऊपर भी जुडिशरी का क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में तो अजीब बात है ना, अगर हुकूमत को टैक्स लगा दे तो जुडिशरी वो टैक्स मुअत्तल कर देती। मतलब शहबाज शरीफ ने एक दफा जो उन कंपनियों पर टैक्स लगाया जिनका मुनाफा 1 अरब से ज्यादा था, उसे सुपर टैक्स कहा, तो वो जुडिशरी ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। और भी कई मामलात में पिछले दिनों एक लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑयल कंपनी का केस है जिसके ऊपर एक जज साहब ने 8 साल से स्टे दिया हुआ है। और एक स्टडी ये भी आई कि वो 3.5 ट्रिलियन के जो टैक्स के मामलात हैं वो जुडिशरी में स्टक हैं जुडिशरी के स्टे ऑर्डर्स की वजह से। तो लोग ये कहते हैं कि जी वो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत कर रही हैं। नहीं, पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान के माली मामलात में इस हद तक इंटरफेयर करती है कि आलमी मालियाती इदारे ये समझते हैं कि इनकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं वो बहुत मुतासर होते हैं। इसलिए अदलिया से बात करनी बड़ी जरूरी है। मतलब अभी कल गवर्नमेंट को अगर बिजली की कीमत बढ़ाए, फौरन हाई कोर्ट में रेट हो जाएगी। भाई हाई कोर्ट का क्या काम है बिजली की कीमत से? कोई गवर्नमेंट काम करने लगे ना, गवर्नमेंट किसी चौक पे बत्ती लगा दे तो उसकी भी रेट हो जाती है कि जी गवर्नमेंट ने बत्ती लगाई है, ये बत्ती नहीं लगानी चाहिए। जो जुडिशियल इंटरवेंशन है फाइनेंशियल मैटर्स में वो बहुत ज्यादा हो गया है और उसको इंटरनेशनल सतह पर भी कोई पसंद नहीं किया जा रहा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप देखें ना, पहले भी अब जब रेकॉर्ड की रिकंसिलेशन हुई तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला उनसे कहा नहीं कि आप इसकी तौसीक करें? तब चीफ जस्टिस ने कहा हमारे पास क्यों कराने आ गए हैं? उन्होंने कहा जी उन्होंने शर्त लगाई है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से तौसीक करा के लाएं, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें इससे पहले स्टील मिल का जब निजकारी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल की निजकारी कैंसिल की, आज तक हम दोबारा वो निजकारी नहीं कर सके। इसी तरह और बहुत सारे माली मामलात में अदलिया की ऐसी मुदाखलत रही है जिसे इंटरनेशनली नहीं पसंद किया गया।
اور یہ پاکستان کے بارے میں رائے بن گئی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری غیر ضروری طور پر حکومت کے مالی معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے. اس لیے عالمی مالیاتی ادارے مجبور ہیں پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ بات کرنے کے لیے. کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، چائنیز پروجیکٹس پہ عدالتوں نے سٹے دیا ہوا تھا اور ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے. تو چائنیز ایمبیسڈر چل کے چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب کے پاس گئے کہ آپ نے چائنیز پروجیکٹس پر جس پر چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے چین کو نقصان ہو رہا ہے، آپ یہ سٹے آرڈر ختم کریں. تب تو عدلیہ کی آزادی آپ کو خطرے میں نظر نہیں آئی کہ جب چائنیز ایمبیسڈر نے، کیونکہ پاکستان کی حکومت نے کہا جی ہمارا باس ہی نہیں چلتا، ثاقب نثار صاحب نے سٹے کیے ہوئے، تب بھی چائنیز ایمبیسڈر کو انٹروین کرنا پڑا جب اورنج لائن کا فیصلہ ہی 1.5 سال محفوظ رہا اور آصف سعید کھوسہ صاحب وہ فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کہیں نون لیگ کو کی حکومت کو اس کا فائدہ نہ ہو جائے اور اس کو چلنے نہ دیں. تب بھی چائنیز گورنمنٹ بہت ناراض تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیسی عدلیہ ہے جس نے ایک پروجیکٹ کے اوپر سٹے دے کر اس کا فیصلہ ہی 1.5 سال سے محفوظ کیا ہوا ہے. تو پاکستان کی عدلیہ نے ایسے شاندار کارنامے کیے ہیں کہ اب عالمی مالیاتی ادارے ہماری عدلیہ کو ایک جوڈیشری سے زیادہ ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ دیکھتے ہیں جو مالی معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا کے شہر زاویہ کی بندرگاہ کے قریب 65 مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی حادثے میں 16 پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ لیبیا کے شہر زاویہ کی بندرگاہ کے قریب الٹنے والی کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے. تاہم اب تک اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں سے صرف 16 پاکستانی شہریوں کی تصدیق کی جا سکی ہے. دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق لیبیا کے ساحل پر کشتی الٹنے کی خبر کے بعد طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے زاویہ ہسپتال کا دورہ کیا اور مقامی حکام سے ملاقات کی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والوں میں سے اب تک 16 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور ان کی شناخت بطور پاکستانی شہری کی گئی ہے. دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس حادثے میں 37 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے جن میں ایک ہسپتال میں اور 33 پولیس کی تحویل میں ہیں. دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 10 کے قریب پاکستانی شہری لاپتہ ہیں. زندہ بچ جانے والوں میں سے 3 طرابلس میں ہیں اور سفارت خانہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طرابلس میں پاکستانی سفارت خانہ مزید معلومات اکٹھا کرنے کے سلسلے میں مسلسل مقامی حکام سے رابطے میں ہے. گزشتہ 1 سال کے دوران لیبیا سے روانہ ہونے والی تارکین وطن کی متعدد کشتیوں کے ڈوبنے کے واقعات پیش آئے ہیں جن میں درجنوں پاکستانیوں کی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے جبکہ بہت سے ایسے ہیں جو تاحال لاپتہ ہیں. ایک طویل عرصے تک افریقہ اور مشرق وسطی سے بڑی تعداد میں لوگ معاشی طور پر مضبوط لیبیا کا رخ کرتے تھے. تاہم ملک میں خانہ جنگی نے اسے غیر ملکی شہریوں کے لیے ایک خطرناک ملک بنا دیا ہے. اس طرح جو لوگ یہاں روزگار کی تلاش میں آئے تھے وہ بھی یہاں سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. لیبیا کے سابق رہنما قذافی نے اپنے ملک میں فضائی حملوں کے خلاف نیٹو سے کی گئی ایک اپیل میں کہا تھا کہ آپ یورپ کی طرف افریقی نقل مکانی اور القاعدہ کے دہشت گردوں کے بیچ کھڑی دیوار پر بمباری کر رہے ہیں اور یہ دیوار لیبیا تھا. آپ نے اسے توڑ دیا ہے. بسنت پنچمی شمالی انڈیا میں الگ الگ رنگوں میں منائی جاتی ہے لیکن دلی کی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں بسنت کے جشن کا اپنا ایک انوکھا انداز ہے. اور وہ انداز کیا ہے جانتے ہیں شکیل اختر کی اس رپورٹ میں. انڈیا کے شہر دلی میں نظام الدین درگاہ پر بسنت کے جشن کا ایک الگ انداز ہے. عوام پیلے اور رنگ برنگے کپڑوں میں درگاہ پر آتے ہیں اور پھولوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے اور بسنت پنچمی کے دن ماں سرسوتی کی بھی پوجا ہوتی ہے
तो बस यहाँ ज़ियारत करने आए हैं और यहाँ की परंपरा है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की, उसी के हम कायल हैं और उसी की बस सेवा करने के लिए आए हैं। वैसे तो वसंत पंचमी हिंदू फेस्टिवल है, तो दरगाह में सेलिब्रेट होता है, तो देखना था कैसे सेलिब्रेट होता है। मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो ये गंगा जमनी तहजीब का एक अनोखा संगम है, और ये एक ऐसा अनोखा सेलिब्रेशन है, एक ऐसा अनोखा उत्सव है जो आपको शायद पूरे यूनिवर्स में कहीं ना देखने को मिले। इस दरगाह में बसंत पंचमी निजामुद्दीन औलिया के वक्त से ही मनाई जा रही है। रवायत के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन अपने भांजे की वफात से बहुत रंजीदा थे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने अपना लिबास बिल्कुल वैसा ही करा, पीले कपड़े पहने, सरसों के फूल लिए, ढोलक लिए, और उसी टाइम इन्होंने कव्वाली लिखी, फूल रही सरसों सकल बन। ये कव्वाली लिखी और वो ढोलक बजाते हुए महबूब इलाही की खानका में अंदर चले गए। तो महबूब इलाही ने उन्हें देखा, उनका वो लिबास देख के महबूब इलाही मुस्कुराए और अपनी खानका से बाहर आ गए। उस दिन से जो है महबूब इलाही ने पहले की तरह लोगों से मिलना शुरू कर दिया, और ये जो रस्म है बसंत की, ये तब से यहाँ पे मनाई जा रही है। हम हर साल आते हैं बसंत पंचमी के प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे स्पेशली सलाम करने के लिए। रिलीजियस को करके कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये है कि ये उत्सव मनाया है सिर्फ मोहब्बत के लिए जाता है। शायद ये इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जहाँ दोनों मिलके मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब मिलके आप मिल लीजिए, कई लोगों से आपको नजर आ जाएगा। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि निज़ामुद्दीन एरिया में आज हर तरह के लोग, हर तरह के मज़हब के लोग, और ख़ास तौर पे बसंत पंचमी के मौके पे जिस तरह से सेलिब्रेशन है और सब लोग आ रहे हैं, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक उम्मीद सा दिखता है। वक्त के साथ निजामुद्दीन दरगाह में बसंत का यह त्यौहार सूफियाना रवादारी और मोहब्बत की अलामत बन गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हर किसी को बिना किसी भेदभाव के गले से लगाया है, और हम लोग भी यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के हर किसी से प्यार मोहब्बत से मिलते हैं और प्यार का पैगाम फैलाते हैं। वक्त के साथ साथ ये मेला और ज्यादा मकबूल होता जा रहा है। बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर आपने पुनर्जन्म यानी दूसरा जन्म लेकर कामयाब होने की कहानी देखी होगी। अक्सर ऐसी कहानी वाली फिल्में हिट भी हो जाती हैं, जिनकी मिसाल करण अर्जुन और ओम शांति ओम जैसी फिल्में हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ किसी इंसान की बजाय किसी फिल्म के साथ हो जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, वो भी पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन की पहली इंडियन फिल्म के साथ। मावरा और इंडियन अदाकार हर्ष वर्धन की ये फिल्म पहले सन 2016 में रिलीज हुई थी, लेकिन उस वक्त इस फिल्म को फिल्म बीनों में ज्यादा पजीराई नहीं मिल सकी और ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। महज 14 करोड़ के छोटे बजट से बनने वाली ये फिल्म सन 2016 में रिलीज के वक्त बामुश्किल 9 करोड़ ही कमा पाई थी, लेकिन अब 9 साल बाद सनम तेरी कसम की दोबारा रिलीज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जादू जगा रही है। कहते हैं समय हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सांसों के साथ ही मिटते हैं। तेरा जाना मेरी जिंदगी से नहीं, मेरी रूह से सांसें खींच ले गया। अब ये दिल सिर्फ धड़कता है, जीता नहीं। दर्द को अपनी ताकत बना लो इंदर, वरना ये तुम्हें जिंदा इंसान से बस एक साया बना देगा। हर्षवर्धन और मावरा की इस रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म को 7 फरवरी को दोबारा रिलीज किया गया है और अपनी दोबारा रिलीज के पहले ही दिन इसने 5 करोड़ का बिजनेस किया और अब तक ये 25 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। सनम तेरी कसम सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है और इसकी वजह सिर्फ इसका दोबारा रिलीज होना और अच्छा बिजनेस करना नहीं है, बल्कि ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मावरा हुसैन भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हैं और इसकी वजह उनकी शादी है।
ये फिल्म 2016 में 5 फरवरी को रिलीज हुई थी और इस बार 2025 में ये फिल्म 7 फरवरी को एन मावरा हुसैन की शादी के दिन रिलीज की गई है और ये दिन फिल्म और खुद मावरा के लिए बड़ा दिन बन गया है। चूंकि ये एक लव स्टोरी है तो फिल्म के हीरो हर्षवर्धन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था कि उनकी ख्वाहिश है कि ये फिल्म वैलेंटाइन वीक में ही रिलीज की जाए। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की कामयाबी पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया बल्कि फिल्म की नुमाइश के दौरान सिनेमा में जाकर मद्दाहों को हैरान करने की वीडियो भी अपलोड की है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.